हेलो बच्चा, वेलकम टू फिजिक्स फन डे। आई एम सचिन कटारा, योर फिजिक्स टीचर एंड योर होस्ट। तो काफी दिनों बाद बच्चों हम दोबारा अपने नए टॉपिक जो कि है सर्कुलर मोशन उसे स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो काफी दिन हो चुके हैं नई वीडियो को आए हुए, और काफी बच्चों को लग रहा था कि सर ने शायद अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया या वेदांतु ज्वाइन कर लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं था बच्चों। थोड़ा हेल्थ इश्यू था, कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे मुझे कोविड जैसे, इस वजह से थोड़ा रेस्ट लेना पड़ा था, तो उस वजह से थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा हो गया। बट नाउ आई एम हेल्थी एंड अगेन कम बैक टू एंड स्टार्ट द न्यू चैप्टर सर्कुलर मोशन। तो लुक इन द वीडियो। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? सबसे पहले ये बात है कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो वी कैन से इफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कौन सा पाथ? अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता कैसा है बच्चों? देखो, ये एक मैंने क्या कहा कि एक पार्टिकल है जिसका सेंटर है सी, ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर सी है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो किसी वेलोसिटी या स्पीड से v से चल रहा है। अब कुछ टाइम बाद ये यहाँ आता है, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, या v डैश बोल दो, कुछ भी हो सकता है, v डैश। तो इसे क्या कहेंगे हम? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल है p, ये क्या है? इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, अलोंग द सर्कुलर पाथ। अगर पार्टिकल मूव करता है तो इसको क्या कहेंगे हम? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, बेसिकली अगर किसी पार्टिकल को देखें बच्चों, तो पार्टिकल की अगर वेलोसिटी सेम भी होती है, मतलब स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होती रहेगी। क्यों? वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्या? मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन। हो सकता है कि इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो तो सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी बेसिकली ऐसी रही होगी, कभी ऐसी रही होगी, कभी ऐसी भी रही होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा चेंज रही होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन जो रहेगा ऑलवेज एक्सेलरेटेड इन मोशन होगा, ऑलवेज इन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यस, हमेशा क्या रहेगा? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज हर एक पॉइंट पर चेंज होगी। ठीक है बच्चों। बेसिकली सर्कुलर मोशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हम क्या कहेंगे? यूसीएम। क्या कहेंगे बच्चों? यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? कि जैसे कि इस पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल के पास कुछ स्पीड है, तो ये जो स्पीड है, अगर ये स्पीड कांस्टेंट रहती है, बात स्पीड की हो रही है बच्चों, वेलोसिटी की नहीं हो रही। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, वो कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, मतलब एक मुंह की नहीं है ना, अलग अलग मुंह चलता है इसका, कभी ये इधर चलेगी, कभी उधर। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वी कैन से वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। बट हो सकता है कि इसकी जो ये स्पीड है वो कांस्टेंट हो। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारी स्पीड होगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको क्या बोल देंगे? NUCM। तो NUCM में क्या होगा कि जैसे कि अभी यहाँ पे स्पीड तो क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हो सकता है स्पीड वेरी भी कर जाए, तो यहाँ V1 हो, यहाँ V2 हो, इस डायरेक्शन में क्या हो? V3 हो, इस डायरेक्शन में V4 हो जाए, यहाँ पे V5, तो चेंज होती रही। तो यहाँ पे जो स्पीड है, क्या
स्पीड वो कांस्टेंट नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, इसे आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे अपन कि चेंज क्यों होती है, कांस्टेंट क्यों रहती है स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड रहती है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो थोड़ा सा बेसिक है इसका सर्कुलर मोशन का। अब हम यहाँ पे जो ये एंगुलर मोशन हो रहा है इसके पैरामीटर्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लीनियर मोशन के पैरामीटर्स पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, याद करो काइनेमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट जहां पे हमने लीनियर मोशन के पैरामीटर्स पढ़े थे। और पैरामीटर्स कौन कौन से थे बच्चों, कौन कौन से थे सर, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था, वेलोसिटी थी, स्पीड थी, एक्सेलरेशन था। तो ऐसे ही यहां पर भी एंगुलर मोशन में भी पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो पैरामीटर्स ऑफ एंगुलर मोशन, पैरामीटर्स ऑफ एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पैरामीटर का नाम है, वहां पे क्या पढ़ा था हमने बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पढ़ेंगे बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। जैसे कि एक कर्व है बच्चों इस तरीके से, और एक पार्टिकल है p यहां पर, इसके पास है कुछ स्पीड, और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच जाता है p डैश पर। p तो पार्टिकल है और ये a से b पहुंच जाता है, लाइक, ठीक है, यहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो इस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन, क्या एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ है, उसे ही हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, एंगुलर, किसी पार्टिकल का फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, इट इज द change in angular position with respect to fixed point, with respect to a fixed point। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट वो इसका सेंटर होता है। किसका सर्कुलर मोशन का। जैसे कि हम बोले कि सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होता है बच्चों। ठीक, अब पार्टिकल यहां था, पहले पार्टिकल कहां था, यहां पे था p पर। अब इसके पास कुछ स्पीड थी v, कुछ देर बाद ये यहां पहुंच गया, इसने कोई एंगल सस्टेन किया, मैंने बोला डेल्टा थीटा, तो ये यहां पे पहुंचा, इसकी स्पीड यहां पे कुछ v डैश बोल दी। v भी हो सकती है, v डैश भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है या सर्कुलर। तो ये ऐसे तो घूमेगा, चक्री में चलेगा, चक्री में जो लई रे पट्टा है ना, तो चक्री। ठीक, अब इस फिक्स पॉइंट जो कि O है, मतलब C लिख देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, इस सर्कुलर मोशन का, इस सर्कल का सेंटर होगा C। तो इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल का जो पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन A से लेके B कितना गया है, डेल्टा थीटा, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से दूसरा पैरामीटर होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो उसे हम देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चलो एंगुलर वेलोसिटी सेकंड पैरामीटर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसको जब हम लिखते हैं तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज बच्चों, जैसे कि हम लिख रहे थे पहले वाले एंगुलर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के थोड़ा सा बाद ही लिख लेना। ठीक, तो अगर कोई पार्टिकल v एक पूरा चक्कर काटता है, मतलब कि यहां से जाके यहां वापस आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं एंगुलर, मतलब रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन जो होता है बच्चों, वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, इसके 2 पाई रेडियन के। और रेडियन जो होती है वो बेसिकली यूनिट होती है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ऐसा यूनिट क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की,
रेडियन। ठीक है, जैसे कि अपन कह सकते हैं ना कि 2 पाई, अब पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल चला होगा, 2 पाई एंगल चला होगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं इसमें, इसी को एक क्वेश्चन की तरह देख लेते हैं। एक पार्टिकल है बच्चों ए, पी लिख देते हैं, पी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, पी। ठीक है, और ये एक ए पोजीशन से चला, अब ये यहां से चला और वापस इसी ए पोजीशन पर आ गया। क्या चला और वापस इसी पोजीशन पर आ गया, तो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा बच्चों बताओ, ट्राई करो। तो देखो ये पार्टिकल यहीं से चला और वापस यहीं आ गया, तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो 0, क्योंकि जहां से चला वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या हुआ 0। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, कितना 2 पाई, क्योंकि ये इस तरीके से चला 2 पाई। और अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा आगे तुम्हें समझाऊंगा एंगुलर वेलोसिटी के बाद। ठीक है, ओके। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा जो होगा वो होगा डी थीटा बाय डी टी। कितना होगा बच्चों, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, इसे हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब जैसे कि लीनियर पैरामीटर्स में भी वेलोसिटी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो यहां पर भी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो भी दो टाइप की, दो टाइप कौन कौन से, एक तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो फर्स्ट का नाम लिख देते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, W जो रहेगा एवरेज, उसे हम डिनोट करेंगे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या, टोटल टाइम। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। इसको अगर मैं देखूं तो चेंज को कैसे लिखते हैं, डेल्टा थीटा बाय टोटल टाइम, जो भी लगाओ, मैंने बोला टी लग गया, या डेल्टा टी जो भी लिखना हो। ठीक है, इसे बेसिकली बहुत से ऐसे लिख देते हैं थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है बच्चों, तो आप पहले मेरा एनएलएम काइनेमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट देखिए, वहां पे मैंने इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में बेसिक्स डिटेल्स बताई है कि एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ठीक है, तो या फिर आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं फिजिक्स 1 डे काइनेमेटिक्स एनएलएम, नो सॉरी काइनेमेटिक्स पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, वैसे तो इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसी को बोलता हूं मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हमारा हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। ठीक बच्चों, अब इसके बाद कुछ टर्म्स नहीं आती है यहां पे, जैसे कि जो कि हमने लीनियर मोशन में नहीं पढ़ी है, पर एंगुलर मोशन में हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। तो टर्म्स है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, जो कि तुम्हारे लिए नई है अभी। तो हेडिंग डालिए, इसी में एंगुलर वेलोसिटी के नीचे हेडिंग डाल लीजिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या है बच्चों, वो मैं बताता हूं। इसमें फॉर्मूले बहुत हैं अभी शुरू में, बाद में सब हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, ये बात बेसिकली कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर हैं सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी, उसको समझने के लिए सर्कुलर मोशन का समझना बहुत जरूरी है। ठीक, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और आगे जाके हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज आएगा। ठीक, अब क्या था, हाँ, तो कुछ टर्म्स हैं। तो पहला टर्म्स है टाइम पीरियड, बेसिकली
तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या? टू कंप्लीट वन साइकिल टाइम इज कॉल्ड, टाइम टू कंप्लीट लिख लेता हूं ज्यादा अच्छा है, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। और इसको बेसिकली हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैसे? मतलब कि जैसे कि एक सर्कल है ऐसा, अब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और बेसिकली यहीं आ गया, यहां से स्टार्ट हुआ v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल p और वापस एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया, तो ये हम बोलेंगे एक टाइम पीरियड। तो कि पार्टिकल का टाइम पीरियड ये क्या है, जो भी आएगा एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम पीरियड, उसे हम क्या कह देंगे? टाइम पीरियड। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम हमारा टाइम पीरियड होगा। ठीक है बच्चों, टी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट भी वही सेकंड ही होती है, क्योंकि टाइम है तो सेकंड ही होगी। ठीक, सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होती है, पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कोई भी पार्टिकल कितनी साइकिल या कितने रोटेशन या कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से, और एफ जो होता है वो होता है 1/t। तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स, या बेसिकली इसे हर्ट्ज वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों, जैसे कि मैं कहूं कि ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, जो भी ये टाइम लग रहा है। अब अगर पार्टिकल एक पूरा चक्कर काट ले बेसिकली, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई के बराबर। और पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? टाइम पीरियड। तो डेल्टा टी 2 पाई/t ऐसा हो जाएगा। और 1/t जो होता है वो हमारा f होता है, तो ये 2 पाई f भी हो सकता है। ठीक, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो होगा वो 2 पाई/t के बराबर होगा और 2 पाई f भी होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आप लिख सकते हो। बेसिकली मैं लास्ट में सारे फॉर्मूले भी लिख दूंगा आपको, आप एक अलग पेज पे उतार लेना, उसे चिपका लेना और चिपका के देखते रहना। ठीक है, अपनी टीवी पे डाल लेना, टीवी पे लगा लेना, क्योंकि आजकल मूवीज वगैरह बढ़िया देख रहे हैं तो वहां लगा लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। या फिर लैपटॉप में लगा लेना, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, देखते देखते आता रहेगा, सर ने ये कुछ बताया था। या फिर हो सकता है हाँ, डोर पे लगा लेना अपने। क्यों? क्योंकि पढ़ते तो डोर लगा के ही हो गए, है ना? हाँ, पढ़ाई नहीं करते सर हम कुछ और ही करते हैं। हाँ सर, पबजी खेल, अरे पबजी तो बैन हो गया सर ने दुखती नस पे हाथ रख दिया पबजी नाम लेके। हाँ, तो वही बेसिकली कहीं भी लिखकर उन फॉर्मूले को चिपका लेना, जिससे उठते बैठते वो फॉर्मूले देखते रहोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, उनके वो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से याद करने की ट्रिक्स में मैं बता दूंगा। वैसे ट्रिक्स के फंडे में मैं ज्यादा चलता नहीं हूँ, बट बता दूंगा। अब क्या करें, बच्चों को देखते हुए सब दर्द सर को भी झेलने पड़ेंगे। सर हमें सिलेक्शन चाहिए, सर प्लीज सर करवा दीजिए। हाँ, सर ही करवाएंगे, तुम तो कुछ मत करना, सर ही पढ़ लेंगे, सर ही दे आएंगे एग्जाम। चलो, अब जो टर्म्स है थर्ड, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं बच्चों अल्फा से। अल्फा जो होगा वो d⍵/dt होगा बेसिकली। ठीक है, अब ω/t को अपन dθ/dt लिख सकते हैं, तो इसको मैं d²θ/dt² भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक एवरेज, तो एवरेज हमारा हो गया। एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों?
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, सर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सर टोटल तुना टोटल टाइम, ठीक है। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, और बेसिकली इसे क्या लिख सकते हैं, यू डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो भी, ठीक है। ये सब कुछ बच्चों बता रखा है, काइनेमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो, बस ये एंगुलर फॉर्म में आ चुका है, सब कुछ बताया हुआ है। काइनेमेटिक्स पार्ट फर्स्ट जाके देख सकते हो, वहां पे अगर किसी को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि सर एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो ठीक है, इसको बार बार नहीं पढ़ा सकते ना, अब पढ़ा दिया। और सेकंड क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा, सर डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर मैं देखता हूं बच्चों कि इसका कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो यहां पे मैंने बोल दिया लीनियर एक्सेलरेशन और ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। बेसिकली इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको ए से करते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ए होता है हमारा डीवी बाय डी टी, ऐसे लिखते हैं, और अल्फा क्या हो जाएगा हमारा डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। अब इसे हम क्या करते थे बच्चों, इसे मैं dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं बच्चों, dx से। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ये dx बाई dt v बन जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं v dv बाई dx भी लिखता था, आपको पता हो तो। ये तो किसके टर्म्स में होता था, t के टर्म्स में, ये हमारा x के टर्म्स में। ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको d थीटा बाई डी थीटा से भी हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और d थीटा बाई डी टी क्या होता है हमारा ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ पे इसको मैं ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी भी लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बेसिकली। तो ये हो गया हमारा लीनियर एक्सेलरेशन और ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अरे हाँ तो बोलो, कमेंट में बोलो जल्दी फटाफट, समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया 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 सर थोड़ा बहुत तो आया सर, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, पूरा पूरा आना चाहिए बच्चों, पूरा, ठीक। अब जैसे कि जो भी ये हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं, बेसिकली ये वेक्टर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, वेक्टर। अब वेक्टर होते हैं तो इनकी डायरेक्शन भी शो होती है, तो हम लिख सकते हैं ऑल थ्री पैरामीटर्स आर वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन हम शो करते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ दिस पैरामीटर्स seen by right hand thumb rule। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, ये बहुत जरूरी है, जो ये डायरेक्शन देखना है वो बहुत जरूरी कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा, रिजिड बॉडी में भी काम आएगा, वहां पे देखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो राइट हैंड थंब रूल से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। अगर मैं बोलता हूं बच्चों कि ये कोई एक सर्कल है, ये सर्कल ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से होता तो हम कहते हैं कि इस सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल स्फीयर, मतलब वर्टिकल सर्कल नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ये x है, ये y है और ये z है, ठीक। अब एक पॉइंट है P और ये इसका क्या है, रेडियस है, ये सेंटर है, और इसके पास कुछ वेलोसिटी है v, ऐसे कुछ देर बाद ये कुछ डेल्टा थीटा या थीटा जो भी है एंगल बना के यहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ऐसी कुछ होगी, मतलब उस तरफ होगी। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा कहता है कि राइट हैंड को लो, जो भी फिंगर्स हैं उस फिंगर्स को पार्टिकल पे रख दो, और पार्टिकल की डायरेक्शन में, जहां पार्टिकल जा रहा है उसकी डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दो,
है ना। तो ट्विस्ट देखो ऐसे रखा हुआ है, ये पार्टिकल है तो पार्टिकल पे रखा हुआ है, और ट्विस्ट कहाँ करेंगे बच्चों, आगे जा रहा है तो आगे ही करेंगे, पीछे तो कर नहीं सकते ना, पीछे तो ऐसे, सर उंगली टूट गई सर, सर नहीं हो पा रहा, हाँ तो आगे ही होगा, ठीक। तो आगे ट्विस्ट हुआ, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो हमें इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो बेसिकली अगर देखें तो थंब की डायरेक्शन कहां जा रही है बच्चों, ऊपर। तो इसे हम क्या कहेंगे कि डेल्टा थीटा जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। क्या होगी, अपवर्ड। बेसिकली इसे बोलते हैं, बेसिकली अगर यहां से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज कुछ टाइप का है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे हम यहां पे क्या कह देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि सर ये भी है, ये x है, ये y है और ये है हमारा z, ठीक। ये कोई पॉइंट था P, इसकी डायरेक्शन इसमें है v से, और कुछ देर बाद ये यहां पहुंच गया डेल्टा थीटा सब्सटेंड करने के बाद, तो P यहां पे आ गया, ऐसे कुछ। अब इसकी डायरेक्शन देखें तो बच्चों कुछ पॉइंट ये रहा, इसको इस ट्विस्ट करने के लिए पीछे तो जाएगा नहीं, ट्विस्ट तो कहां होगा, नीचे की तरफ, ऐसे ही, ऐसे इस तरीके से। तो ट्विस्ट करेंगे तो कहां आ रहा है, थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो जो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वो क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन डाउनवर्ड या फिर डाउनवर्ड, या फिर इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, ये वाला ये क्लॉकवाइज होगा। क्लॉक ऐसी चलती है, अरे क्लॉक बच्चे ऐसी चलती है ना, ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज होगी, तो हम क्या कहेंगे इसे, या फिर बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये होगी बेसिकली डायरेक्शन। अब डेल्टा थीटा की डायरेक्शन ऐसे देखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन भी देखते हैं। ओमेगा अगर ये घूमेगा इस तरीके से तो पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, तो बेसिकली ओमेगा की डायरेक्शन भी कहाँ आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें भी क्लॉकवाइज। और अल्फा की डायरेक्शन बच्चों क्वेश्चन में दी होगी, वो धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस करेंगे वैरायटी वाले, तो वहां हमें पता चलता जाएगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे है, किस डायरेक्शन में है। बेसिकली मुझे बताना था कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल देखें बच्चों, देखो डायरेक्शन के ऊपर, तो मैंने क्या कहा कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, p पार्टिकल है, इसके पास एक वेलोसिटी है v, किसी टाइम पर ये है और किसी दूसरे ही टाइम पर ये यहां पहुंच जाता है कुछ एंगल बना के π/2, तो यहां पे आ गया p पॉइंट, इसके पास कुछ वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे मोशन कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं बच्चों कि डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर पोजीशन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ओ रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे सर π/2। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो बेसिकली अपन क्या देखेंगे, सेट ट्विस्ट राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो कहां आ रही है बच्चों, बाहर की तरफ, बेसिकली बाहर की तरफ आ रही है। बाहर वाली डायरेक्शन को मैं एन नाम देता हूं, एन कैप। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये एन कैप डायरेक्शन होगी, या फिर इसे बोल सकते हैं आउटवर्ड, बोल सकते हैं आउटवर्ड, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज से अपोजिट है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा भी कह सकते, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें तो सर एक और एग्जांपल, ये पी पॉइंट है, कुछ टाइम बाद ये चल के यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v, ये चल के यहाँ कहीं आ जाता है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इसका डेल्टा फाई मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, π/2 होगा क्या बच्चों, नहीं, ये कितना चला है, इस डायरेक्शन में कितना चला है 3π/2, तो 3π/2, और डायरेक्शन वही बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन आउटवर्ड, और आउटवर्ड को कैसे दे रहे हैं, एन कैप से। इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन भी तो हो सकती है सर, तो डेल्टा फाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा थीटा को π/2, और डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेसिकली तो ये हो जाएगी हमारी इनवर्ड, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो दोनों तरीके से सही है, बस हमें चेक करना पड़ेगा कि तरीका कौन सा है, ठीक है। एन कैप मतलब
ये बाहर की तरफ एन कैप है तो ये कितना हो जाएगा माइनस के एन कैप, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है -π/2 हो जाता है ना। अरे 270 को अपन -π/2 भी तो लिख सकते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा ना कोऑर्डिनेट में। चलो अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, मतलब कि स्पीड एंड ओमेगा। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, तो देखो एक पार्टिकल है A नाम का, इसके पास एक टेंजेंशियल स्पीड है या टेंजेंशियल वेलोसिटी है किसी टाइम t पर, और कुछ टाइम बाद ये कुछ एंगल सस्टेंड करके, लाइक मैंने कहा थीटा सस्टेंड करके किसी सेकंड पोजीशन b पर आ जाती है। v वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, इसे परपेंडिकुलर बोलो तो ज्यादा अच्छा है। इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल तो परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी किसके, रेडियल के, और ये हमारी रेडियस है r, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूं बच्चों, देखो ये a से लेके b तक गई तो ये कुछ आर्क सस्टेंड करेगी ऐसे, जैसे हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसकी, जो डिस्टेंस इसने कवर करी होगी डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली जो AB रहेगा, AB आर्क होगा, इसको मैंने नाम दे दिया S। तो S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेडियस इनटू एंगल, तो r थीटा लिख सकते हैं, r थीटा। तो आर्क हमारा जो आर्क होगा वो AB होगा, और AB को हमने S लिख दिया, और S इक्वल्स टू r d थीटा हो जाएगा, r थीटा। अब मैंने अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों ds/dt। r रेडियस तो हमारा क्या है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, तो r d थीटा/dt, ऐसे लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, स्पीड होता है, और स्पीड कितनी है परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू r, और d थीटा/dt कितना होता है बच्चों ओमेगा। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन v परपेंडिकुलर डिवाइडेड इक्वल्स टू r थीटा। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा होता है, मैं आपको बता देता हूं, वेक्टर फॉर्म वो होगी v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। क्या होगा ओमेगा क्रॉस r, ऐसे कुछ। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म, और v इक्वल्स टू r ओमेगा हमारा क्या होता है रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। अब अगर मैं बोलूं बच्चों तो v इक्वल्स टू कितना है r ओमेगा है, v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू r ओमेगा, स्पीड इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा dv/dt इक्वल्स टू r d ओमेगा/dt, ऐसा कुछ हो जाएगा। और dv/dt हमारा जो होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा r, और d ओमेगा/dt क्या होता है अल्फा। तो ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला at इक्वल्स टू r अल्फा। और इसे भी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो at जो होगा वो होगा अल्फा क्रॉस r, अल्फा क्रॉस r क्रॉस अल्फा नहीं, अल्फा क्रॉस r। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ, जैसे कि लीनियर मोशन में हमने क्या किया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, तो बेसिकली यहाँ पर भी कुछ इक्वेशंस हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए स्पीड इक्वेशन, या फिर नहीं मोशन इक्वेशन, मोशन इक्वेशन इन एंगुलर मोशन, मोशन इक्वेशन इन एंगुलर मोशन। न्यूटन की जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन इन एंगुलर मोशन, या फिर मोशन इक्वेशन, मोशन एंगुलर मोशन इक्वेशन, मोशन इक्वेशंस
इन एंगुलर मोशन, इन एंगुलर मोशन। ठीक है, तो यहां पे मैं दो एक तरीके से बना देता हूं कि ये लीनियर का भी हो जाएगा और एंगुलर मोशन का भी हो जाएगा। मतलब आपका पहले वाला रिवीजन भी हो जाएगा जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, और एंगुलर मोशन का भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें तो फर्स्ट केस जो है, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम क्या कहते हैं अल्फा, और एंगुलर और एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ए इज कांस्टेंट, देन क्या होगा, तो मैं लीनियर का यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, लीनियर, और ये हो गया हमारा एंगुलर मोशन, ये लीनियर मोशन। ठीक है, तो हम क्या करते थे बच्चों, पहली इक्वेशन क्या होती थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे जो इक्वेशन होगी वो बच्चों हो जाएगी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस के अल्फा टी, ऐसी कुछ। अभी बता दूंगा ओमेगा नॉट क्या होता है। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होती थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन यहां पे कितनी होगी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस के हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक, थर्ड इक्वेशन बेसिकली सर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। तो यहां पे थर्ड इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा इंटू थीटा। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन क्या होती थी बच्चों, फोर्थ इक्वेशन कौन सी होती थी, n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की, तो डेल्टा s जिसे हम बोल देते हैं, n सेकंड में फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, याद हो तो वो होती थी हमारी u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ऐसी कुछ होती थी। तो यहां पे भी ऐसी इक्वेशन आएगी फोर्थ नंबर की, तो ये हो जाएगी हमारी डेल्टा थीटा n सेकंड में, ये हो जाएगा बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी ओमेगा नॉट प्लस के अल्फा बाय 2n माइनस 1। ठीक है, अब ये जो टर्म्स हैं इनको मैं बता देता हूं, ये होगी हमारी इनिशियल, ओमेगा नॉट की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी जो किसी टाइम के बाद पूछी हो तो हम इसे कह देते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। थीटा क्या होता है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा नॉट पता ही है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या होगा बच्चों, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक। ये हमें पता ही है फाइनल, ये हमें पता है इनिशियल, ये हमें पता है एंगुलर एक्सीलरेशन, ये पता है हमें डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, ये मैंने बता ही दिया है। एन मतलब जिस सेकंड में पूछ रहा है वो सेकंड। तो ये हो जाएगी बेसिकली हमारी लीनियर और ये हो जाएगी हमारी एंगुलर मोशन में जो इक्वेशंस है, ठीक है। अब दूसरा केस होता है बच्चों, अगर हमारा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है या फिर एक्सीलरेशन है कांस्टेंट ना हो तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो कि ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, सब बच्चे मैक्सिमम, मतलब अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे बस एक्सीलरेशन दिया होता है काइनेमेटिक्स में और ये इक्वेशन चेपने में लग रहते हैं। चिपकाओ सर, बस ये पढ़ी ना v = u + at, लगा दो सर, बस हमें नहीं पता एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूं सर, मैं डायरेक्ट जानता हूं v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2s और डेल्टा s = u + a/2 2n - 1। सर यही लगाऊंगा मैं, तो कुछ भी दिया हो तो नहीं बच्चा, ऐसे नहीं है। हमेशा याद रखना, अगर कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन तो हम ये लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ऐसे ही अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा तो हम ये लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और इसके जो डेरिवेशन है वो सेम इसी की तरह है जिससे हमने काइनेमेटिक्स पार्ट फर्स्ट में पहले से ही पढ़ लिया है, वहां देख सकते हो। उसी की तरह ही अप्लाई करने, उसी की तरह, कुछ भी अलग नहीं करना बच्चों, सेम, ठीक है, सेम।
अब यहाँ पर सेकंड जो केसेस है जिसको मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारा अल्फा और ए यूनिफॉर्म ना हो, क्या ना हो, अल्फा और ए, मैं इसको मिटा नहीं रहा है ना, मेरे पास थोड़ी सी ताकत है कि मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, पर आपको लिखना पड़ेगा, इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, या वेरिएबल भी लिख सकते हो कि अगर ये दोनों वेरिएबल होते हैं। तो अगर वेरिएबल होते हैं बच्चों तो हम यूज करेंगे दोनों तरीके जो हमारा, तो देन वी यूज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड। तो हम जब तब क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड, जो कि हमारा क्या होता है बच्चों, बेसिकली अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा इक्वल्स टू से डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। या फिर इसको हम एक और लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये तीनों इक्वेशंस उस वक्त काम आएगी। अब जो भी पूछा होगा वो हम ले जाएंगे इधर की तरफ, जैसे भी करते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो इन तीनों इक्वेशन से हम वो निकाल सकते हैं। जो भी हमें पूछा हो, ओमेगा पूछेंगे तो ओमेगा निकाल देंगे, थीटा पूछेंगे तो थीटा निकाल देंगे बेसिकली, ठीक है बच्चों। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बहुत पढ़ ली थ्योरी खत्म, अब ज्यादा थ्योरी नहीं है ना, थोड़े से डेरिवेशन है और सर्कुलर मोशन की एक आप बोल सकते हो कि कंडीशन है बेसिकली, कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कब करेगा, जब उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें, इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। मैं ऐसा कहूंगा बच्चों कि सर्कुलर मोशन कुछ अलग से चैप्टर नहीं है, अपन ने जो पढ़ा है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वही था बेसिक। तो अब तो फोर्सेस हैं अलग अलग, लगाने बस चेपने, एफबीडीज बनानी है, उन्हें लगाने और फोर्सेस को एफबीडी बना के न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन लगानी है और सॉल्व करना है ना, कुछ अलग नहीं करना। अब पढ़ लिया जितना पढ़ना था मैकेनिक्स में, हो गया बस। अब तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और थोड़े से मेथड हमें समझने, कंसेप्ट समझने कि क्या हो रहा है, कहां से किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। पहले एक चीज बता देता हूँ, वो फॉर्मूले कुछ बता रहा था मैं आपको ना, तो फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नाम से एक वो बना देते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट हम करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है सर, डी थीटा बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस वाला होता है, ठीक है। एवरेज वाले की बात करें बच्चों, तो एवरेज वाला भी क्या होगा सर, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। सेकंड थर्ड अल्फा इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा डी ओमेगा बाय डी टी। फोर्थ अल्फा एवरेज की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये डी टी क्यों लिख रहा हूं, डेल्टा टी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ की बात करें तो हमारा होता है v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू आर। और अगर मैं बात करूं at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो वो कितना होगा बच्चों, r इंटू एल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं और बात करूं कि अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ऐसा भी कुछ होता है। तो बेसिकली यही फॉर्मूले, बाकी इक्वेशंस तो मैंने लिखा ही दी है आपको और बाद में मैंने फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लेना, काम हो जाएगा एंगुलर मोशन के लिए। एंगुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए नहीं, एंगुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन तो बेसिकली अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, अभी तो हमने एंगुलर मोशन ही कर रहे हैं सर। हाँ, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं, किस तरीके से हैं। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो, कि एक पार्टिकल है, बेसिकली एक फ्री पार्टिकल इज मूविंग विथ सम एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो है 4t क्यूब प्लस के 2t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी, ठीक है बच्चों। और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है,
ठीक है। तो फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में हमें क्या निकालना है, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस के अल्फा टी। हमें अल्फा पता ही है, टाइम पता ही है, ओमेगा निकाल लेंगे, है ना बच्चों। सही कह रहा हूं ना, सही कह रहा हूं बच्चों। अल्फा पे नजर तो डालो। अल्फा टाइम के साथ क्या है, वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम नहीं लगा सकते इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लगा दी थी, है ना, बहुत से बच्चों ने, तो नहीं लगा सकते। तो सेकंड मेथड जाएंगे। तो हमें पता है बच्चों अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है बेसिकली, ठीक है। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी लिख सकते हैं हम, और इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखो ये हो गया हमारा डी ओमेगा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4t क्यूब प्लस के 2t इंटू डी टी, ऐसा कुछ है। स्टार्ट कहां से कर रहा है, रेस्ट से। तो t इक्वल्स टू 0 पर ओमेगा कितना है, 0, और t इक्वल्स टू 2 पर हमें ओमेगा निकालना है। तो बेसिकली ये तो कितना हो जाएगा, ओमेगा माइनस 0, तो ओमेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 t क्यूब का कितना होगा बच्चों, t4/4 प्लस 2 का 2t²/2, और लिमिट लगाएंगे तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया बच्चों, 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना जरूरी है बच्चों कि जब अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे, ना कि इक्वेशन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। एक सॉलिड बॉडी है बच्चों, लाइक रॉड है। क्या है बच्चों, रॉड रोटेट कर रही है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। क्या, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, और इसका एक एंगुलर रिटार्डेशन है अल्फा, जिसकी वैल्यू है k√ओमेगा, और ओमेगा यहां पे डिनोट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को। किसको बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब क्या कह सकते हैं कि सॉलिड बॉडी रोटेट विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड विद एंगुलर रिटार्डेशन k√अल्फा। देन फाइंड आउट टाइम। क्या, फाइंड आउट टाइम व्हेन रॉड इज एट रेस्ट। मतलब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, टाइम फाइंड करना है जब ये रॉड घूमना बंद कर दे। ठीक है बच्चों। तो देखो अल्फा अगर बच्चों देखूं तो ये रिटार्डेशन है, तो माइनस के इंटू √ओमेगा लिख सकता हूं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब के वेरी कर रहा है ओमेगा के साथ, ओमेगा नॉट पहले है और बाद में क्या हो रहा है, रेस्ट हो रहा है। तो अल्फा यहां हम कह सकते हैं कि ओमेगा के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर अल्फा वेरी कर रहा है तो हम इक्वेशंस नहीं लगा सकते, पहली बात तो। ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला मेथड। तो हम यहाँ पे अल्फा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सर हम अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस k√ओमेगा। तो इसको जब सॉल्व करें बच्चों तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाय √ओमेगा इक्वल्स टू माइनस k डी टी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पर इसकी इनिशियल, ये हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा नॉट, और t इक्वल्स टू किसी टाइम पर ये रेस्ट पर आ रहा है तो 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इंटीग्रेशन तो आपको मुझसे अच्छे आते होंगे, है ना। मजाक कर रहे हो सर, इतना मजाक, हमारी बेइज्जती मत करो सर, इंटीग्रेशन के नाम पे बेइज्जती हो जाती है सर हमारी, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, बेसिकली ये अंडर रूट को -k1/2
डी ओमेगा इक्वल्स टू माइनस के डी टी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और ये 0 से लेके टी और ये ओमेगा नॉट से 0, ऐसा कुछ तो लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे तो ओमेगा -1/2 + 1 और नीचे -1/2 + 1, 0 से लेके ओमेगा नॉट। ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस के और कुछ है ही नहीं है तो टी हो जाएगा, ये तो बेसिकली टी हो जाएगा 0 + 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट बन जाएगा और ये माइनस के हाफ आ जाएगा, तो माइनस के हाफ आएगा, ये प्लस के हाफ आएगा, हाफ तो प्लस का आएगा, प्लस के हाफ, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ओमेगा। कहां से कहां तक? 0 से ओमेगा नॉट, और ये हो गया माइनस के इंटू टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। टी की वैल्यू हमने पुट कर दी 0 और टी -0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो ये हो गया हमारा 0 माइनस के अंडर रूट ओमेगा नॉट, ऐसा कुछ हो जाएगा। और माइनस के इंटू टी, माइनस से माइनस गया, बेसिकली गया क्या पता है? सर नहीं पता। सर सॉल्व कर दो अच्छे से। हाँ सर सॉल्व करेंगे सर। तो देखो -1/2 ओमेगा अंडर रूट जाएगा तो माइनस के अंडर रूट ओमेगा नॉट बाई 2 आएगा, और ये हो जाएगा माइनस के इंटू टी। माइनस से माइनस अब तो गया, तो टाइम कितना आएगा बच्चों? सर आएगा अंडर रूट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2k। तो ये बेसिकली टाइम होगा जब ये रॉड रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो यहां भी क्या था? अल्फा हमारा कांस्टेंट नहीं था, तो बेसिकली हमें इतना इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ा। ठीक है? अरे ठीक है बच्चों, हाँ तो बोल दो। सर हाँ कैसे बोलें? आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? आपने सुन लिया हमारा हाँ, तो कमेंट कर दो बच्चों, थोड़ा सा है ना, अपना आईक्यू लगा लें, कमेंट करके बता दें कि हाँ सर मजा आया नहीं आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, चलो अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो, एक पार्टिकल है P, एक पार्टिकल P है जिसके पास कांस्टेंट अल्फा है ना, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और अल्फा क्या है? कांस्टेंट है बच्चों। अब अल्फा क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड ये पहुंचता है यहाँ पे, ये पहले P पर था, अब ये P डैश पर आ गया। इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, पता नहीं क्या, जो भी घूम के ये P डैश पे आ जाता है। और जो एंगल है, एंगुलर पोजीशन, वो θ1 सस्टेंड करता है। कितनी करता है? θ1। ठीक है, t सेकेंड में, यहां से यहां तक कितने में? t = 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये यहां पहुंच जाता है P डबल डैश में, और एंगल जो सस्टेंड करता है वो θ2 करता है। कितना करता है बच्चों? θ2। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट θ2 डिवाइडेड बाय θ1। तो हमें θ2 बाय θ1 फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब मैंने कहा है अल्फा जो है हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और ये स्टार्ट कहां से कर रहा है? रेस्ट से कर रहा है। तो अल्फा कांस्टेंट है, मतलब 3 इक्वेशंस हम लगा सकते हैं जो है। तो मैं लिख सकता हूं θ1 जो होगा बच्चों, बेसिकली θ1 जो यहां से यहां तक चला हुआ, और ये नेक्स्ट 2 सेकेंड में चला है, ये यहां से यहां तक नेक्स्ट 2 सेकेंड में, और यहां से यहां तक 2 सेकेंड, ऐसा कुछ चला होगा। तो यहां से यहां तक चला है, तो θ1 क्या होगा बच्चों? सर ये होगा ओमेगा नॉट टी प्लस के हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा नॉट कितना है? 0, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो θ1 बेसिकली कितना हो जाएगा बच्चों? 2 सेकेंड में चल रहा है, तो 4, 2 दूनी 4 मतलब कि 2 अल्फा हो गया, 2 अल्फा रेडियन। ओके, फर्स्ट हो गया हमारा। अब अगर मैं बोलूं बच्चों ये θ2, तो θ2 के लिए हम लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से यहां तक ले लेता हूं, P से फ्रॉम P टू P डबल डैश, देन तो P से P डबल डैश में कितना चल रहा है बच्चों? θ1 प्लस θ2, और यहां से यहां तक चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस के हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट इंटू टी, सॉरी। तो ओमेगा नॉट कितना है? 0,
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, θ1 प्लस θ2 जो रहा होगा वो हाफ अल्फा टी स्क्वायर। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 प्लस 2 4, तो 16/2 कितना हो जाएगा, 8 अल्फा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर अल्फा 1 की वैल्यू में पुट कर देता हूं बच्चों, तो अल्फा 2 की θ2 की वैल्यू मतलब θ1 की वैल्यू में पुट कर देता हूं, तो θ2 हमारे पास कितना आ जाएगा, θ2 आ जाएगा हमारे पास सर 8 अल्फा माइनस के 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा। अब θ2 डिवाइडेड बाय θ1 पूछा है, तो 6 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा, तो आंसर कितना आ गया सर 3। कितना आ गया, 3 आंसर आ गया सर। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो कांस्टेंट होगा तो हम इक्वेशंस यूज करेंगे, अगर वेरी करेगा तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिकली यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, पहले खुद से ट्राई करना, और नहीं आएगा तो बाद में बोर्ड पर देख लेना, जैसे कि हम हमेशा से करते आए हुए हैं। हम खुद से करेंगे सर, इस बार तो हम पक्का खुद से कर लेंगे। चलो देखते हैं। तो बच्चों एक वॉच है, क्लॉक है ना, और क्लॉक की सेकंड वाली सुई है। कौन सी वाली, सेकंड वाली सुई है, जिसकी लेंथ है L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी इन 15 सेकेंड, इन या आफ्टर लिख लेता हूं, आफ्टर 15 सेकेंड। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि 15 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी इसकी, किसकी, ये सेकंड सुई है, सेकंड वाली सुई, सेकंड निडल या सेकंड हैंड बोलते हैं इसे वैसे तो, सेकंड हैंड ऑफ वॉच। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, 12 बजते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली जब यहाँ आता है तो 15 सेकंड होते हैं अपने, ऐसा कुछ होता है। ये 7 8 9 10 11 और 12 ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, 9 थोड़ा सा यहाँ बन गया, 9 यहाँ होता है, और ये 10 यहाँ होता है सर, और सर ये 11 यहाँ होता है, 12 तो वहीं होता है। ठीक, ऐसा कुछ। तो हमें फाइंड क्या करना है कि चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकंड, मतलब ये सुई यहाँ पर है और यहाँ पर आ जाए तो इन दोनों की वेलोसिटी चेंज कितनी होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कुछ v1 रहा होगा और यहाँ पे कुछ v2 रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या, ये v2 माइनस v1 ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो आंसर क्या है, एक बार बताओ, सेकंड वाली सुई को एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा होगा बच्चों वो 60 सेकंड कुछ रहा होगा, टाइम पीरियड 60 सेकंड। तो मैं ओमेगा की बात करूं बच्चों, ओमेगा हमारा क्या होगा, 2π/t रहा होगा, तो 2π/60 मतलब कि ये तो कितना हो गया, π/30 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा कुछ रहा होगा। हाँ सर, एकदम बिल्कुल सही, आपने जो कहा हमने मान लिया। अब अगर मैं ये वेलोसिटी फाइंड करूं, ये स्पीड फाइंड करूं, परपेंडिकुलर वाली जो इसकी स्पीड है वो कितनी होती है बच्चों, r इंटू ओमेगा होता है। तो ओमेगा कितना है, π/30, और r कितना है, r को अगर मैं चाहूं तो 10⁻⁻2 मीटर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हमारी v आ गई। अब फाइंड क्या करना है, ये चेंज फाइंड करना है, v2 और v1। तो v1 और v2 तो बेसिकली अगर मैग्नीट्यूड में पूछेंगे तो ये तो सेम ही होंगे, v इक्वल्स टू r ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा इस केस में घड़ी की सुई के लिए। तो v हमेशा जो स्पीड रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, चेंज फाइंड करना है। तो चेंज हमारा होगा डेल्टा v इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ऐसे कुछ होगा। v2 की बात करें बच्चों तो ये कुछ ऐसे है इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के v की वैल्यू π/30
इंटू 10 की पावर -2 और डायरेक्शन जे कैप, ऐसा कुछ हो। और v1 क्या है, x डायरेक्शन में, तो -k π/30 इंटू 10 की पावर -2 आई कैप, तो ऐसा कुछ होगा। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड √v1² + v2²। तो बेसिकली जब सॉल्व करोगे तो √2 π/30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर/सेकेंड, ऐसा कुछ आएगा चीज। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो 90 होता है ना, तो दो चीजें 90 डिग्री पे होती है तो वो उनका मैग्नीट्यूड √2 इंटू समथिंग हो जाता है, वही √a² + v² + 2ab cos 90 अपन करते हुए आए हैं ना, पैरेललोग्राम मेथड लॉ जो भी था। ठीक है, सेकंड क्या है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस पीरियड, पीरियड कौन सा है, 15 सेकेंड वाला। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है बच्चों, ए एवरेज जो होता है, ए एवरेज वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लग रहा है टी। तो डेल्टा वी कितना है बच्चों, सर √2 π/30 इंटू 10 की पावर -2, और टाइम कितना है सर 15 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, π√2 डिवाइडेड बाय 15 तिया 45 इंटू 10 की पावर -2 मीटर/सेकेंड²। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, हाँ सर आ गया, आपने कहा हमने मान लिया और हमें आ भी गया। सर सही बताएं तो आ गया, झूठ नहीं कहेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास आ गया। अब तो सर HCV के सारे क्वेश्चन कर दूंगा, एंगुलर मोशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कर दूंगा। सर नहीं मानूंगा आप, मैं सर मैंने तो पूरा HCV कर दूंगा, DC पांडे कर दूंगा और NCERT कर दूंगा और इरोडो कर दूंगा और रेस्नी खेलेडे कर दूंगा, सब कर दूंगा सर अब तो मैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग in circular path of radius 2 meter, ठीक है। if particle start with 2 meter per second and uniform angular acceleration alpha, and after 2 revolution its speed become 8 meter per second, then find out alpha। तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ट्राई करो, पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। चलो 1 2 3 4 5, चलो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो वो देखो कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इसकी रेडियस r, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 2 मीटर है। ये पार्टिकल यहां पर है, स्टार्ट किससे कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक बार चक्कर लेता है और दूसरी बार चक्कर लेता है, तो 2 चक्कर के बाद इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हमें अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले अल्फा फाइंड करना है हमें और वी दिए हुए हैं। तो पहले तो ध्यान रखना है कि अल्फा वी की फॉर्म में नहीं आता है, ओमेगा की फॉर्म में आता है, तो ओमेगा में कन्वर्ट करना। तो मैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पूछता हूं बच्चों, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ओमेगा कितना होता है, v/r,
तो v डिवाइडेड बाय r, तो v नॉट डिवाइडेड बाय r, v कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन, आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन, तो ओमेगा कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा हो जाएगा v डिवाइडेड बाय r, v कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड सेकेंड। ठीक है, अब पूछा क्या है अल्फा, तो हमें पता है ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है और थीटा भी पता है। थीटा कितना है 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई 4 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई। तो बेसिकली अगर थर्ड इक्वेशन लगाए हम तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा इंटू थीटा बाय थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से क्या हो गया, ये हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर कितना बच्चों 16, ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 प्लस के 2 अल्फा, थीटा कितना है सर 4 पाई, कितना सर 4 पाई, तो अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों 15 डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा। ठीक है बच्चों, तो 15/8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हमने सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें करे पर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं करा, तो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसे ट्राई करना, लास्ट क्वेश्चन है तो हमारा फर्ज बनता है कि सर हम आपसे पहले ट्राई करेंगे और हम सही ट्राई करेंगे। तो चलो देखते हैं। ग्राफ में हमने जो ग्राफ में पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में वैसे ही है, कोई नया नहीं है कि सर नए तरीके से पढ़ाएंगे। ग्राफ वही है जो हमने काइनेमेटिक्स में ग्राफिकल एनालिसिस किया था, बस क्वेश्चन से उसे करना है हमें यहाँ पे भी। तो ग्राफ में कुछ ऐसा है बच्चों कि पहली बात तो ग्राफ जो है वो थीटा और ओमेगा के बीच में, ओमेगा कितना है रेडियन पर सेकेंड और थीटा हमारा रेडियन में। ठीक है, और ये है एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर tan दिया हुआ है और यहाँ पर भी tan ये देते हैं, ये हमारा 0,0 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट अल्फा एट थीटा इक्वल्स टू 5 रेडियन। तो थीटा कहां पे 5 रेडियन, यहां 5 पर हमें अल्फा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, अल्फा। तो देखो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, अगर हम बोले ओमेगा और थीटा के टर्म्स में, किसमें ओमेगा और थीटा, तो ये होता है ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा होता है, और डी ओमेगा बाय डी थीटा इस ग्राफ की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने बताया था आपको, अगर इन दोनों का डिवीजन होता है डी ओमेगा बाय डी थीटा तो वो उसकी स्लोप बताता है, तो ये बेसिकली क्या होगा स्लोप होगा। और इस ग्राफ की स्लोप कितनी होगी बच्चों, अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप पूछता हूं तो tan थीटा बेसिकली कितना होगा सर, परपेंडिकुलर tan तो कितना होगा tan थीटा 1, और स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप होगी सर -1। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना, 90 डिग्री से ज्यादा की स्लोप है, तो हम क्या कहेंगे स्लोप कितनी होगी -1। तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो जाएगा ओमेगा -1। अब ओमेगा कितना होगा, तो हमें पूछा है थीटा इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 5 रेडियन पे पूछा है हमें अल्फा। तो 5 रेडियन पर हम यहाँ पे 5 रेडियन पर कितना ओमेगा होगा, ओमेगा 1 ये फाइंड कर लेते हैं। तो कितना होगा उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशन लिखा लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेसिकली बच्चों, y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है। y क्या है यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा, m कितना है बच्चों स्लोप -1, x में कितना है थीटा प्लस c बेसिकली कैसे निकालते हैं, c देखो वैसे tan आएगा पर कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं। चलो तो थीटा इक्वल्स टू अगर 0 रखता हूं बच्चों, देखो थीटा इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो ओमेगा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो यहां पे अगर मैं c ले देता हूं तो इफ
थीटा इक्वल्स टू 0 देन ओमेगा इक्वल्स टू 10, तो पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो 10 माइनस ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है 10, तो फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 अब c की वैल्यू पुट करते हैं तो ओमेगा इक्वल्स टू माइनस के थीटा प्लस के 10। तो ये होगी हमारी इसकी इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन की। अब थीटा इक्वल्स टू 5 पर पूछा है ओमेगा, तो ओमेगा 1 थीटा कितना 5, तो माइनस 5 प्लस के 10, तो कितना आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये थीटा 1 कितना आएगा 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हम अल्फा पूछा है कितने पर 5 पर, 5 रेडियन पर, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5, तो -5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा अल्फा कितना आएगा बच्चों -5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली हमने क्या किया है, हमें पता था अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी थीटा होता है। डी ओमेगा बाई डी थीटा इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप की वैल्यू हमें पता है। फिर हमें 5 रेडियन पर ओमेगा निकालना, तो 5 रेडियन पर ओमेगा जो है वो हमने इसकी स्लोप निकाल के निकाला। बेसिकली तो मैं बता सकता था क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री थी, तो 5 सेकंड पे 5 ही आएगा, चाहता तो बता सकता था क्योंकि ये मिड पॉइंट है। बट पूरा सिस्टम समझाने के लिए मैंने कि किस तरीके से आता है, कभी कभी फंस जाए, तो ये पूरा सिस्टम है कि हमने पहले इसकी इक्वेशन निकाली, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया थीटा इक्वल्स टू 5, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको सर्कुलर मोशन का बेसिक समझ में आया होगा। मतलब सर्कुलर मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ऐसा कह सकते हैं, बस एंगुलर मोशन समझ लिया है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा या नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन होती है, और एक चीज मैंने आपको बताई थी याद हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 10 की पावर 3 रेंज वाली वेलोसिटी नहीं लेते, तो वो भी मैं समझाऊंगा क्यों नहीं लेते। मतलब 1000 की वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, बैंकिंग वाली प्रॉब्लम्स रहेगी, फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। ओके, बाय बाय।